नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। चंदौली से एक खबर है, जहां रात में अकेली व अविवाहित लड़कियों के घर में रहते हुए पुलिस का दबिश देना एक सुनियोजित अपराध है, जिसके पीछे दबंग छवि के थानेदार की कुत्सित मंशा दिखाई पड़ती है। उक्त कथन वाराणसी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने आज मंदराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान मृत व घायल लड़कियों के पीड़ित परिजनों से मिलने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने इससे बड़ी कानून व्यवस्था की खुली चुनौती और कोई नहीं हो सकती, जिसके पूरे घटनाक्रम में पुलिस की ही भूमिका संदेह के घेरे में हो। श्रीमती यादव ने कहा कि महिला सुरक्षा कानून में किसी भी घर में महिलाओं के अकेले रहने पर पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट के घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, किंतु इसका पालन नहीं किया गया, जिसके कारण चंदौली पुलिस की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग किया कि शीघ्र ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित करना न्याय के हक के लिए आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया कि मृतका की माता श्री को 50 लाख रुपए और घायल युवती को उसके उपचार व विवाह के लिए 50 लाख की सांत्वना राशि की मदद दिया जाना अति आवश्यक है। वरिष्ठ सामाजिक नेता डॉक्टर अंकित यादव ने बताया कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय पैदा कर रही हैं, जिसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। इसके पहले श्रीमती शालिनी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रकरण में परिवार के मुखिया कन्हैया यादव, मृतका की मां, घायल युवती व भाई से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती शालिनी यादव के अलावा डॉक्टर अंकित यादव, अरुण यादव, बलिराम यादव, राजकुमार यादव, सूर्यभान यादव, विनोद यादव एवं सत्यदेव गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल थे। सुनिए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शालिनी यादव, वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ। शालिनी जी, आप चंदौली दौरे पे हैं, क्या कुछ है, क्या मामला है? ये जो मनराजपुर में जो ये घटना घटित हुई है, चंदौली पुलिस द्वारा ये किया गया है, ये महिला सुरक्षा कानून का सीधे सीधे उल्लंघन है और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। जिस तरीके से घर में घुस करके, जहाँ सिर्फ 2 महिलाएं थी, पुलिस ने जो दबिश दी है और नियम का जो उल्लंघन किया है। जब भी अगर किसी परिवार में अगर पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं, तो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति मान्य नहीं है। उसके बिना जिस तरीके से 30-40 लोग, जैसा कि परिवार वालों का कहना है, अंदर घुस कर के पुलिस वाले उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इन दोनों बच्चियों को पीटा कि एक की जिसमें मृत्यु हो जाती है और दूसरी भी इतनी अधिक घायल है, यहाँ भी मेरे सामने है। तो ये पूरा चंदौली की जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाता है ये। और मेरी ये मांग है कि सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक मदद करें। मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती हूँ, उनसे ये मांग करती हूँ कि तुरंत इस घटना का संज्ञान लेकर के वो इस परिवार को न्याय दिलाएं और इनकी आर्थिक मदद करें। आज जो बिटिया जिस हाल में है, ये कम से कम जो चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन न्याय है, प्रदेश में न्याय है और वो न्याय मिले, ये मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि आज इस घड़ी में इनकी वो आर्थिक मदद की जाए, ताकि इस बच्ची का भी जो अभी बची हुई है, इसका भी आगे इसकी ज़िंदगी, इसका घर बच सके। और यही मांग मैं प्रशासन से और सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, ये उसी पर सवाल उठाता है कि जो कानून के तहत आज बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, जितनी बेटी की बात की जाती है, आज उसी का सीधे ये पुलिस ने, प्रशासन ने जो उल्लंघन करके जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, वो सब बातें खोखली हैं। पुलिस कर्मियों के लिए क्या मांगे हैं आपकी? ये उन्हीं के जो कार्यशैली है, सबसे पहले तो पुलिस का रोल ही संदिग्ध है इसमें, और ये जांच जहां खुद पुलिस इन्वॉल्व है वहां पर पुलिस द्वारा ये जांच नहीं हो सकती। इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। तभी ये निष्पक्ष रूप से इसका सच बाहर आएगा और पुलिस खुद संदेह के घेरे में है इस घटना के माध्यम से। आजमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत बंसी बाजार के पास शुक्रवार सुबह गोरखपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे जा रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर 2 महिला थी व पड़ोसी युवक बाइक चला रहा था। बस से कुचलकर रीता देवी 40 वर्षीय पत्नी जमुना निवासिनी बड़िहारी थाना कोतवाली की मौके पर मौत हो गई,
जबकि बाइक चालक संत विजय 25 वर्षीय निवासी बड़िहारी व रीता की सास चरौती 60 वर्षीय पत्नी रंजूराम जख्मी हो गए। संत विजय सास बहू का पड़ोसी है। तीनों दवा लेने शहर आ रहे थे, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक बस लेकर जिला मुख्यालय की तरफ भाग निकला। वही सड़क तीनों को पड़ा दिए कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब देख लोग आकर्षित हो गए। 100 को सड़क पर रखकर आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग जाम कर दिया गया। वही जख्मी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई थी और शव को कब्जे लेने का प्रयास जारी था। आपके साथ हम लोग बाइक से जा रहे थे, पीछे से बस आई सरकारी, पीछे धक्का मार गए। लोग तीनों लोग गिर गए और पीछे चक्का से दब गए। तो जो मृतक है उनका नाम क्या है? रीता देवी। आपके परिवार के ही हैं? हाँ, बलक की चाची। बलक की चाची। और जो साथ में थी एक और लोग महिला? रीता देवी के बच्चे कितने हैं? 2-3 हैं, 2 बच्चे, एक लड़की। ठीक। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य हाफिजपुर। क्या घटना हुई है? देखिए, बड़िहारी गांव की जो है एक महिला रीता देवी, जिनकी उम्र 30-32 साल थी, वो अपनी सास का नंबर लगवाने के लिए डॉक्टर मणि के यहाँ सुबह 7 बजे घर से निकली और जैसे ही बंसी बाज़ार पर आई हैं, उनकी सास उनके साथ थी, तो अपने बाएं तरफ से वो जा रही थी पैदल ही और एकाएक लापरवाही पूर्वक बहुत तेज़ गति से रोडवेज की बस आई है, टक्कर मार के चली गई है उनको दाबते हुए। तो उनकी वहीं मौके पर रीता देवी की मौत हो गई। उनकी सास घायल हो गई हैं और एक छोटा बच्चा था वो भी घायल हो गई। उसमें गिरफ्तारी किसी को हुई है? देखिए, बस कोतवाली में कोतवाल साहब और पुलिस ने वहाँ खड़ा करा लिया और ड्राइवर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। आजमगढ़ जिले की मेहनगर थाना क्षेत्र के भद्रसारी गांव का यह परिवार आज मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मारपीट के मामले में थाने पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सुनवाई न होने की शिकायत एसपी से की। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में पीड़ित नेता सरोज ने कहा कि हमारे जमीन का बंटवारा हो गया है, उसके बाद भी हमारा पाटीदार जबरन हमारे हिस्से की जमीन पर निर्माण करवा रहा है। हमने इसका विरोध किया तो उसने पहले हमें लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया। उसके बाद हमारी 2 बेटियां हैं, उनको भी उसने मारा पीटा। पीड़ित ने बताया कि हमने इसकी शिकायत आने पर भी की, थाने पर भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हार कर हम लोगों ने एसपी से गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? नेता सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भरसारी। क्या मामला हुआ था? मामला तो बहुत सही था, लेकिन इस समय जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा के बीच में वो जबरदस्ती कर रहा है। कौन का जबरदस्ती? हमारे चाचा का लड़का है वो, श्याम कन्हैया नाम है, उसके बाप का नाम रामजीत है। इसमें हम मना किया तो बोला हम ठीक है अपना बना लेंगे, हम सीधा बना लेंगे। जब हम चला गया नहर पर चाय पीने, उधर से आया तो माँ और हमारे इससे लड़ाई कर रहा है वो। पूरा हमारी दीवार थी पूरा एक ही, जो घर में से पानी निकलता, वो दीवार को तोड़ करके अपना बना रहा है वो। ये लोग बोले भैया जिससे जो फरियाया वही आएगा तो आप बनाना, थोड़ा रुक जाओ। जब ये लोग गए दूसरे बुलाने के लिए, इसके बाद मैं आ गया। अभी लोग उधर ही हैं बुलाने के लिए चक्कर में। मैं आया तो मैं बोला क्यों क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं अभी बता गया तुम्हें जितना तुम्हारा वो लोग बनाओ अपना। सर मैं बोल के वापस हुआ, मुझे पीछे से रट मारा, मैं गिर गया। इसके बाद मेरी 2 बेटियां पहुंची, वो जो मुझे उठाने लगी तो उन दोनों को रट मारा, वो भी गिरी पड़ी। ये तीसरी बार मेरी बहू पहुंची, इसमें फड़ुआ सवार किया, इसके सर पर मारा, इसका सर फट गया, ये भी गिर गई। अब कोई बचा नहीं, हमारे घर पर कोई था नहीं। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या चाहूँ, न्याय चाहेंगे, क्या चाहते हैं? आप वहाँ संबंधित अपने थाने पे गए थे? जी हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? मुकदमा क्या किया गया वहाँ? फिर यहाँ तो वहाँ पे पैसा जमा किया है, वो चल नहीं रहे लोग, यहाँ आज आप कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है? जी हाँ। एसपी ऑफिस आए तो यहाँ क्या आपको मिला है बात? अभी तो बोले हैं कि आप लोग सब झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, यही कह रहे हैं। आगे कुछ करने के लिए नहीं कर? कुछ कहे नहीं। और एक खबर आजमगढ़ से है और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर किस थाना क्षेत्र से कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही कोतवाली पुलिस ने भी चोरी करने वाले 4 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। चोरी की सोने की चैन भी बरामद की है। रौनापार पुलिस की बात करें तो जानलेवा हमले के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ये मुबारकपुर पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महाराजगंज पुलिस ने जानलेवा हमले के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में आजमगढ़ जनपद में जिस प्रकार से मजदूरों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। उनके इस प्रकार के रवैये से जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों के संगठन को समाप्त करने की दिशा में प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे ऊपर जो भी घटनाएं हुई, चाहे कोतवाली में मुझे हिरासत में लिया गया, चाहे मुझे सिधारी थाने से परेशान किया गया, चाहे अनेक मामलों में पुलिस प्रशासन इस समय गाड़ियों का चालान 5,000, 10,000, 12,000, 8,000 जिस तरीके से किया जा रहा है, यह प्रश्न मैं तो प्रशासन से ही करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में किसी को रोजी रोटी दे नहीं पा रहे हैं, वहीं ऑटो रिक्शा चालक अगर किसी तरह से खेत बेचकर, जमीन बेचकर, अपने परिवार का गहना बेचकर, ऑटो रिक्शा लेकर के मजदूरी करके, लोगों की सेवा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, सरकार उसको भी चलने नहीं दे रही। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे कि चालान अगर किया जा रहा है, किसी बात पर यदि हिदायत देनी है, चालान करनी है, तो ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि प्रशासन का काम है कहीं न कहीं अगर कोई गलत है तो उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और जो चालान की प्रक्रिया है उसमें कम और बेश की व्यवस्था भी है। लेकिन इसका मतलब कि किसी को, एक आम ऑटो रिक्शा चालक जो किसी तरह से गरीबी से जी रहा, कर्जा लेके गाड़ी चला रहा, 8,000, 10,000, 12,000, 5,000 रुपए का चालान महीने में 4 बार अगर ये लोग करेंगे तो यह बताइए कैसे गाड़ी चलाएगा। और वही ऑटो रिक्शा सरकार के द्वारा जो बेचा जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वन टाइम टैक्स लिया जा रहा है, वन टाइम टैक्स आप 15 साल के लिए ले रहे हैं और चलने के लिए परमिट केवल 10 साल की। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आजमगढ़ के राजनीतिक दलों से भी अपील करता हूं कि मजदूरों के ऊपर इस प्रकार के जो कुठाराघात किए जा रहे हैं, आप सभी लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग गरीबों मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। इस बात को सभी लोग अपने अंदर रखें, अपने अंदर विचार करें। अगर आपके समझ में आता है तो आप सभी लोग मजदूरों के ऊपर हो रहे कुठाराघात पर निश्चित रूप से चिंता करें। और जैसा कि मेरे साथ भी ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, इसमें भी तमाम बातें उठ के आई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं तो कहता हूं कि मेरी तो दुश्मनी किसी भी व्यक्ति से नहीं है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से नहीं। लेकिन मुझे जिस तरीके से आरोपित करने का काम कहीं न कहीं लोगों ने किया, तो मैं तो समझता हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरी किसी से कोई ऐसा दुराव है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे। और यह भी सत्य है कि प्रशासन को किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी ने कोई मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कहा। लेकिन प्रशासन जब उससे सवाल किया जाता तो कहते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, ये ऊपर से आदेश है। तो मैं तो बहुत साफ तौर पर सभी राजनीतिक दल के लोगों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारे राजनीतिक दलों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ जिस तरह से, अगर वर्तमान सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर यह मंशा है कि फर्जी स्टैंड नहीं चलेंगे, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, या श्रीमान अवनीश अवस्थी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कितने स्टैंड बनाए, कितने स्टैंड ऐसे बनाए जहां से आप संचालित कर रहे हैं लोगों को, जहां से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आप किसी को चलने नहीं देंगे रोड पर
और आप गाड़ियां बेच रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, उस पर आप टैक्स लेते हैं। अब आप जरा सोचिए, परमिट का टैक्स, रोड का टैक्स, ड्राइवर अपना चालान का टैक्स, इसके बाद डीजल पेट्रोल जो लेते हैं 20-25 रुपए का डीजल पेट्रोल की कीमत आप हम 100-125 रुपए दे करके लेते हैं। इस प्रकार से तमाम टूल टैक्स, पेनाल्टी टैक्स, कितना लेंगे आप? हम इतना टैक्स देते हैं, हम आपको, हमारे इसी टैक्स से आप सभी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है, और जो काम करने वाले हैं जिनको हम तनख्वाह देते हैं, हम मुल्क के मालिक बन के रहते हैं। काशी गोमती इंटरप्राइजेज भंवरनाथ आजमगढ़ श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं बाइक के शोरूम का काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के सीएमडी श्री रवि प्रकाश तिवारी, सीईओ श्री हरिराम यादव एवं विनिंग फ्यूल्स मोबाइलिटी के सीईओ पंकज राजपूत के द्वारा उद्घाटन किया गया। मीडिया से बात करते हुए सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि हम लोगों के पॉकेट खर्च को कम करते हुए एक ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिससे आजमगढ़ शहर प्रदूषण मुक्त होगा और इससे लोगों को पेट्रोल खर्च से पूर्णतया राहत मिलेगी, जिसके लिए हमने हरियाणा के विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी के साथ हाथ मिलाया है। आने वाले समय में हम लोगों को एक ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिससे लोगों को कम बजट में उनकी यात्रा तय करने में सुविधा मिलेगी। जितने फीचर्स हमारे द्वारा दी गई स्कूटी में है, अन्य किसी तरह की स्कूटी में सुविधाएं नहीं मिलेगी, जैसे कि लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स दे रहे हैं। एवं इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक रेसिंग बाइक को भी भविष्य में देंगे। इस मौके पर विनिंग फ्यूल्स मोबाइलिटी के सीईओ पंकज राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कंपनी 8 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में हम सफलतम कंपनियों से सबसे ऊपर है। अब इस कार्य के लिए हमें सरकार से किसी तरह का कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारी कंपनी देश के लोगों को प्रदूषण मुक्त जीवन की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा, इसलिए हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि भविष्य में हम लोगों को पेट्रोल की महंगाई से निजात दिला सकें। अपने परिचय बताएं। नमस्कार, मैं चेयरमैन काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड रवि प्रकाश तिवारी। ये शोरूम खुला है, क्या नाम है? ये हमारा दूसरी संस्थान है काशी गोमती इंटरप्राइजेज, और जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक का शुभारंभ किए हैं, जो अपने जनपद में एक इसका विस्तार हो, जिससे लोगों को इस चीज़ की सुविधा उठा पाएँ और इसकी उपयोगिता को लोग समझें। इसी के सोच के तहत इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम का आज शुभारंभ और उद्घाटन किया गया है। तमाम शोरूम हैं, आपके यहाँ क्या क्वालिटी ऐसी मिलेगी कस्टमर आपके पास? देखिए, मार्केट में हर जगह कंपटीशन तो बरकरार है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि हम लोगों से बेस्ट करें। तो हमने भी उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छी कंफर्टेबल मिले लोगों को, सेफ्टी अच्छी मिले, और इसके साथ साथ उनका बजट जो होना चाहिए वो उनकी पॉकेट को अलाउ करे। इस सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी से कांटेक्ट हुए, इसकी डीलरशिप लिए हैं, जो कि विनिंग फ्यूल मोबिलिटी हमारी ये फरीदाबाद की कंपनी है, इसके साथ हम काम कर रहे हैं और इनकी अच्छी डीलरशिप चल रही है। लगभग यूपी में लगभग 20 से 25 इनकी डीलरशिप चल रही है। तो अच्छा इनका हमारी बॉन्डिंग है और आगे और बेहतर इनके साथ काम होगा। कस्टमर को क्या सुविधा दिया जाए? अभी तो हम कस्टमर्स को सुविधा ये देंगे कि आज हमारी जो ओपनिंग हुई है, तो जो आज से अभी हमारी डिसाइड होगा, लगभग हम एक आध हफ्ते रखेंगे कि जो बुकिंग कराएगा शुरुआत में, तो उसको हम कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे। उसके साथ साथ अच्छी फाइनेंस की सुविधा देंगे, अच्छे इंश्योरेंस की सुविधा देंगे। ये सारी हमारी सोच है और उस पर हम काम करेंगे। अपने जितने भी ग्राहक आएंगे उन्हें जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकेगी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। महाराजगंज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नवागढ़ थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे ने महाराजगंज थाने में दलालों के प्रवेश को वर्जित करते हुए आज पुलिस के नाम पर दलाली करने वाले एक व्यक्ति का चालान कर दिया।
महाराजगंज पुलिस के अनुसार सोनू यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी उसूर कुड़वा पुलिस वालों से अपना जान पहचान बताकर लोगों को फांस लेता था और उनसे काम करवाने के नाम पर मोटी रकम लेता था। बता दें कि नवागत थाना प्रभारी को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए 151 में चलान कर पुलिस को जनता के हित रहने और कानून के अनुसार काम करने का भरोसा दिया। आजमगढ़ में अखिल भारतीय ठुचेरा कसेरा ताम्रकार महासभा तत्वावधान में स्वर्गीय ज्ञानी जयल सिंह साहब पूर्व राष्ट्रपति भारत गणराज्य के 106वां जयंती समारोह का कार्यक्रम पूर्वांचल जन मोर्चा कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री वेदीलाल वर्मा एवं संचालन सत्येंद्र प्रजापति ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि ज्ञानी जयल सिंह साहब भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, सिख धर्म के विद्वान थे, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जयल सिंह अपनी इच्छा शक्ति सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए देश के विभिन्न पदों पर गौरवमय होते हुए भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। इनका जन्म 5 मई 1916 को कोटकपुरा से 4 किलोमीटर दूर संधवान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था। वो 11 माह के थे। उनकी माता इनदी कौर का निधन हो गया। देश प्रेम उनकी रंगों में कूट कर भरा हुआ था। मैं शिवमोहन शिल्पकार पूर्वांचल जन मोर्चा और अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये कार्यक्रम देश के महामहिम समाज के गौरवशाली व्यक्ति, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गरीब कमजोरों के अग्रसर के रूप में प्रख्यात महामहिम यानी जयल सिंह साहब का आज 106वां जयंती समारोह आजमगढ़ कलेक्टर कचहरी स्थित नगर पालिका रोड पर मोर्चा कार्यालय पर मनाया गया धूमधाम से। आज हमारे बीच में हमारे लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जयंती समारोह में अपना एक दूसरे से इनके जीवन काल तक चर्चा की गई है। इन्होंने समाज हित के लिए सदैव तत्परता दिखाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमेशा आज़ादी की लड़ाई इन्होंने निरंतर लड़े, कई बार जेल गए और एक बार अंग्रेज़ों ने इनके संघर्ष को रोकने के लिए इनको अपने जीप में इनके चोटियों को बांधकर घसीटा, काफ़ी अतनाए इनको दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कष्ट को सहते हुए देश हित के लिए काम किया और सदैव भारत के प्रभुत्ता अखंडता के लिए उन्होंने अपना जीवन संघर्षमय रखा। देश के उच्च स्थान पर इन्होंने बैठकर समाज हित का काम किया। मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने और देश के राष्ट्रपति बनकर भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग इनसे सदा जीवन का इनके प्रेरणा से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको नमन करती रहेगी, पूछती रहेगी और इनके पदचिन्हों पर चलकर सदैव संघर्ष का मार्ग चुना जाएगा, जो समाज हित के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय पूर्वांचल जन मोर्चा, जय रामविलास पासवान, जय भीम, जय भारत। स्थानीय थाना महाराजगंज में पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयराम पुत्र दुर्बल निवासी भटनी थाना महाराजगंज को उसके घर से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शिकायतकर्ता द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया, जिसमें जयराम द्वारा उसकी लड़की सरिता व नातिन प्रीति यादव को मारने पीटने, काले गुप्ता देने व जान माल की धमकी की बात कही गई थी। इस पूरी घटना में शिकायतकर्ता के लड़की सरिता को चोट लगने से बेहोश होना भी बताया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना प्रारंभ की गई। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज महाराजगंज पुलिस को सूचना मिली कि इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त घर आया हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम संबंधित अभियुक्त के घर पहुंची, जहां से उसे 9 बजे करीब गिरफ्तार किया गया और न्यायालय भेज दिया गया। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ। इसका नतीजा आज अम्बेडकर नगर में देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा अभियुक्त विभिन्न धाराओं में वांछित है। बुलडोजर की कार्रवाई के डर से आत्मसमर्पण किया है। लंबे समय से अभियुक्त दिव्यांशु उर्फ राज की तलाश में पुलिस थी। थाने पहुंचकर भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई। अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हंसौर थाने में यह अभियुक्त आत्मसमर्पण किया है।
श्रीमती अनीता अग्रवाल माननीय सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला महिला अस्पताल की CMS DPRO लालजी दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर श्रम करने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पुलिस विभाग की सूचना पर बच्चों को BSC एवं DIUs के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कार्रवाई की जाए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती अनीता अग्रवाल ने आज 10 बजे प्राइमरी स्कूल कोटवा एवं आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए वितरित की जा रही सामग्रियों की जानकारी प्राप्त किया तथा संबंधित को निर्देश दिया कि समय समय पर पात्र लाभार्थियों को पोषण का वितरण सुनिश्चित किया जाए। सदस्या ने प्राइमरी स्कूल का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया तथा बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार मिड डे मील देने हेतु निर्देशित किया गया। मान्य सदस्या ने इसके पश्चात मूसीपुर स्थित आश्रम पद्धति स्कूल का निरीक्षण किया। सदस्या ने साफ सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों के कमरे में जाकर उनके खाने की जानकारी प्राप्त किया तथा प्राचार्य को निर्देश दिया कि शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार समय समय पर नाश्ता, खाना, फल आदि देना सुनिश्चित करें। सदस्या ने इसके पश्चात मेस, बाथरूम, बच्चों तथा अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्ट्रार को भी चेक किया।